हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जो आप लोगों का एग्जाम है झारखंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसमें भी हम लोग काफ़ी हेल्पफुल क्लासें करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले से ही क्लासें करवाई हुई हैं। तो 4 क्लासें मैंने करवा दी हैं और ये हम लोगों की 5वीं क्लास है। चौथी क्लास जो क्लास नंबर हम लोगों ने क्लास नंबर 4 थी, वो मैंने आप लोगों को उसमें एमसीक्यू करवाई थे। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि और भी एमसीक्यू कराइए, तो मैंने आप लोगों के लिए और भी एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आप लोगों के लिए जितनी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जाए और आप लोग भी अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए। क्लास नंबर आज की हम लोगों की जो क्लास है वो क्लास नंबर हम लोगों की 5 रहने वाली है और आज भी हम लोग एमसीक्यू की क्लास करने वाले हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है अभी भी हम लोगों की अधूरी रह जाती हैं। जैसे हम लोगों ने बोला था नेतृत्व, तो नेतृत्व मैंने आप लोगों को नेतृत्व के बारे में पूरी चीज़ें लिख के आप लोगों को डाल दी हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग नेतृत्व के बारे में देख सकते हैं और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और अगर हम लोग बात करते हैं जवाबदेही क्या होती है, उत्तरदायित्व क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, इनके बारे में भी मुझे क्लासें बनानी है। विभागीय संगठन क्या होते हैं, तो मैंने इनकी भी क्लासें बनानी है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो जरूर ज्वाइन कर लें। जो लेफ्ट, मान लो आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, प्लीज जाइए मत, लीव मत कीजिए उसको चैनल को। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे क्लासें बनाता रहूँगा। जेटेट की क्लासें में, जैसे मान लो जेटेट की क्लास की बात करते हैं, तो जेटेट में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि हम लोग इसमें हिंदी को मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा, चाहे जेटेट की बात करें, चाहे हम लोग यूपी टेट की बात करें, चाहे हम लोग एमपी टेट की बात करें। एमपी टेट में सभी जगह हिंदी का पूछा जाता है, तो हम लोग हिंदी की क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को हिंदी की भी क्लासें मिलनी शुरू हो जाएंगी अपने चैनल पर, ठीक है। और अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे जैसे एग्जाम में हम लोगों को जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं उनको ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इनके एमसीक्यू की बात करते हैं। और एक बात याद रखिए कि जितने भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब भले ही उनमें एग्जाम का नाम ना लिखा हो, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो इस बात को याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें कम समय में अधिक चीज़ों का अध्ययन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि संगठन के बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और संगठन में सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं कि संगठन संरचना खाली स्थान की दिशा में एक साधन का कार्य करती है। जो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए। सारे के सारे क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो भी कराऊंगा वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है, और जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बात की थी वो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए थे, तो उनको भी याद रखिएगा आप लोग। और अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे। संगठन संरचना जो है खाली स्थान की दिशा में एक निश्चित एक साधन का कार्य करती है, तो वो कौन सा साधन का कार्य करती है? समन्वयन की प्राप्ति। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति, या फिर प्रभावी प्रदर्शन की प्राप्ति, या फिर पर्यवेक्षण की प्रभावी विधि की प्राप्ति, या फिर बेहतर समन्वय की प्राप्ति। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, क्योंकि एक जैसे ही ऑप्शन सारे लग रहे हैं, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। संगठन संरचना अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो संगठन संरचना मैंने बताई हुई है, आप लोगों को बस जाके देखनी है। संगठन संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं तो संगठन संरचना में क्या होता है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो संगठन संरचना में अगर हम लोग बात करते हैं, एक लाइन में यहाँ पे भी बात करते हैं, संगठन संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाना है। संगठन जो है, संगठन संरचना में संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक साधन का कार्य करती है। में एक साधन का कार्य करती है।
तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो संगठन संरचना में संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति। तो इसका जो सही आंसर है और ये भी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, तो बस आप लोगों को देखना है। क्लास नंबर 4 की बात करते हैं, क्लास नंबर 3, 2, 1 ये सभी में मैंने डिटेल में कराया, क्लासें कराई हुई हैं। अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग पिछली प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि संगठन चार्ट खाली स्थान दर्शाता है। संगठन जो चार्ट होता है वो क्या दर्शाता है, इसका सही ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि कार्यालय उपकरणों की स्थापना को दर्शाता है, या फिर पदों व प्रकारों के मूल संबंध एवं समूह को दर्शाता है, या फिर प्रक्रिया के उतार चढ़ाव, प्रक्रिया जो है उत्पादन जो प्रक्रिया है, उत्पादन प्रक्रिया के उतार चढ़ाव को दर्शाने वाला एक चार्ट होता है, या फिर डी ऑप्शन में बात करते हैं कि कई कर्मचारियों के वर्षवार वेतन विवरणों का एक आलेखीय निरूपण होता है, या फिर यह भावी कार्यवाही का वर्तमान मार्गदर्शक होता है। तो संगठन चार्ट जो होता है, अगर हम लोग संगठन चार्ट की बात करते हैं तो संगठन चार्ट के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि संगठन चार्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो संगठनात्मक चार्ट संस्था में अगर हम लोग इसमें बात करना चाहते हैं तो संगठनात्मक चार्ट संस्था में कर्मचारियों के बीच कार्यों के बंटवारे तथा उनके अधिकारों के बीच संबंध दर्शाता है। तो संगठनात्मक चार्ट जो होता है वो क्या दर्शाता है, कई कर्मचारियों के वर्षभर वेतन विवरणों को दर्शाता है, या फिर उत्पादन प्रक्रिया के उतार चढ़ाव को दर्शाता है, या फिर पदों को दर्शाता है, या फिर प्रक्रिया मतलब उनके कार्यों के बीच मूल संबंध को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया है और पहले भी डिटेल में बताया हुआ है कि संगठनात्मक जो चार्ट होते हैं, संरचना करते हैं हम लोग संगठन की, तो हम लोग किस लिए करते हैं कि कर्मचारियों के बीच कार्यों तथा उनके बंटवारों के बीच, उनके अधिकारों के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिछली बार मैंने जब आप लोगों को बताया था ना, तो मैंने आप लोगों को थ्योरी की क्लास कराई थी, और थ्योरी की क्लास में अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसी प्रकार से होते हैं, तो उनको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कारकों में से कौन सा प्रत्यायोजन की सीमा डिग्री ऑफ डेलीगेशन का एक कारक नहीं है। ये पूछा गया है कि कारकों में से कौन सा प्रत्यायोजन की सीमा डिग्री ऑफ डेलीगेशन का एक कारण नहीं है। डेलीगेशन को मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, प्रत्यायोजन का मतलब होता है भरारपण। अब आप लोग कहेंगे कि भरारपण आप लोगों ने तो अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को भरारपण मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग याद रखिए कि कारकों में से कौन सा प्रत्यायोजन की सीमा का एक कारक नहीं है। निर्णय की लागत, सरकारी विनियमन, या फिर कंपनी का आकार, या फिर सक्षम प्रबंधकों की उपलब्धता, या फिर प्रबंधन का दर्शन शास्त्र। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका जो सही आंसर है कि इनमें से कौन सा कारक जो है वो नहीं है, तो इसलिए सरकारी जो है विनिमय जो है विनिमयन इसका जो कार्य नहीं है, तो कारक जो नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी विनिमयन जो है वो इसका कार्य नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ डेलीगेशन का जो है एक कारक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा केंद्रीयकरण के संदर्भ में सही नहीं है। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मुझे आप लोगों को विकेंद्रीयकरण आप लोगों को पढ़ाना है, विकेंद्रीयकरण पढ़ाना है और विकेंद्रीकरण की विशेषताएं पढ़ानी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए आप लोगों को केंद्रीकरण का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण के संदर्भ में सही नहीं है। जब आप लोगों ने केंद्रीकरण पढ़ेंगे तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीय अधिकारियों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सेंट्रलाइजेशन जो होता है, मतलब केंद्रीकरण जो होता है, उसका एक सही आंसर नहीं है, एक संदर्भ जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो केंद्रीय अधिकारियों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान करता है, तो ये तो केंद्रीकरण का होता है, तो इसलिए तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरी लिखा हुआ है कि अधीनस्थों के मनोबलों में वृद्धि करता है। ये अधीनस्थों के मनोबलों में वृद्धि नहीं करता है। अगर पूछा जाता है कि विकेंद्रीकरण, अब विकेंद्रीकरण तो होता है, तो विकेंद्रीकरण अधीनस्थों के मनोबलों में वृद्धि करता है, तो इसका जो सही नहीं है, तो यही ऑप्शन सही नहीं है। और जो केंद्रीकरण के भाग होते हैं कि शीर्ष प्रबंधन पर बोझ बढ़ता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सारा काम एक प्रबंधन पर होता है, शीर्ष प्रबंधन पर। ठीक है, छोटे प्रबंधन पर बोझ बढ़ता है, छोटे प्रबंधन पर बोझ बढ़ाता है। ठीक है, और त्वरित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। ये तीनों बातें केंद्रीकरण में होती हैं, ये मतलब चारों बातें। और जो बात नहीं होती है वो ये बात नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन के रेखा और स्टाफ संरचना के विषय में सही है। रेखा संगठन और स्टाफ संगठन संरचना के बारे में कौन सा जो विषय है वो सही है। रेखा और कर्मचारी संगठन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि रेखा और कर्मचारी संगठन, स्टाफ की बात करते हैं तो कर्मचारी ही स्टाफ में होते हैं। तो रेखा और कर्मचारी संगठन के विषय में एक बात पूछी गई है कि कौन सी बात इसमें सही है। तो अधिकार लाइन कर्मचारियों के साथ निहित है। अधिकार जो लाइन है वो कर्मचारियों के साथ निहित है। ठीक है, उसके बाद अधिकार स्टाफ कर्मचारियों के साथ निहित है। अधिकार जो है वो स्टाफ कर्मचारियों के साथ निहित है। उसके बाद अधिकार लाइन कर्मचारियों और स्टाफ कर्मचारियों की समान रूप से निहित है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद अधिकार लाइन कर्मचारियों के साथ अधिकार और स्टाफ कर्मचारियों के साथ कम निहित है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अधिकार लाइन कर्मचारियों के साथ कम और स्टाफ कर्मचारियों के साथ अधिक निहित है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से किया होगा अधिकार को, रेखा और कर्मचारी संगठन को, तो आप लोग बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हम लोग कहाँ पे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे हम लोग इसको लिख लेते हैं, थोड़ी सी बातें को हम लोग लिख लेते हैं। चलो ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे याद रखिए कि संगठन के रेखा और स्टाफ संरचना के विषय में विकल्प
विकल्प एक सही है। अब वो कौन सा विकल्प सही है? जो हमें यह बताता है कि अधिकार लाइन कर्मचारियों के साथ निहित है। एक लाइन स्टाफ संगठनात्मक संरचना एक बड़े और जटिल उद्यम को प्रबंधकीय अधिकार का त्याग किए बिना लचीले तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। तो इस बात को आप लोग अगर नोट करना चाहें तो याद रखिए कि संगठन के रेखा और स्टाफ संरचना के विषय में जो विकल्प सही बताता है कि अधिकार लाइन कर्मचारियों के साथ निहित होती है। अधिकार जो लाइन होती है वो कर्मचारियों के साथ निहित होती है, और एक लाइन स्टाफ संगठनात्मक संरचना में एक बड़े और जटिल उद्यम को प्रबंधकीय अधिकार। मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सारी बातें बताई हुई हैं कि जो स्टाफ जो कर्मचारी और स्टाफ संगठन होता है ये किन के लिए उपयुक्त होता है, तो बड़े व्यवसायों के लिए उपयुक्त होता है। तो एक बड़ी संरचना मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है, तो इन बातों को मुझे दोबारा लिखना पड़ा है क्योंकि ये बातें मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 की बात करते हैं कि संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार 2 या 2 से अधिक मालिकों की भागीदारी की अनुमति देता है। 2 या 2 से अधिक मालिकों की भागीदारी की अनुमति देता है। ऐसा कौन सा संगठन होता है? रेखा संगठन होता है, रेखकीय संगठन होता है, रेखकीय और स्टाफ संगठन होता है, समिति होती है, मैट्रिक्स होता है, या फिर विशेष कार्यबल होता है। आवश्यकता के अनुसार 2 या 2 से अधिक मालिकों की भागीदारी की अनुमति देता है, तो ऐसा कौन सा संगठन संरचना होती है? यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है विशेष जो है कार्यबल, स्पेशल टास्क फोर्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो वहां पर ये बातें होती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैट्रिक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मैट्रिक्स की बात हम लोग जब करेंगे तब मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासें अगर हम लोग करने वाले हैं तो क्वेश्चन हम लोगों के रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक कदम है? कौन सा इनमें से आवश्यक कदम है? नियोजन के आधार की स्थापना करना, अधिकार अंतरण करना, आंतरिक समन्वय करना, या फिर कार्य का मूल्यांकन करना। तो इनमें से कौन सा जो है महत्वपूर्ण कदम है संगठन प्रक्रिया का? मैंने कदम बताए हुए हैं आप लोगों को, 8 कदम होते हैं। तो इनको सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको सही आंसर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा संगठन है, कौन सा संगठन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम है, ये बताना है आप लोगों को। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि अधिकारों का आंतरण करना। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब किसी को कार्य देंगे तो उसे कुछ अधिकार भी देने पड़ते हैं, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयों या समूहों के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को कहते हैं। किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयों या समूहों के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं उसे,
लंबवत विशिष्टीकरण कहते हैं, उसे क्षैतिज विशिष्टीकरण कहते हैं, या फिर उसे समन्वय कहते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है उसे हम लोग क्षैतिज विशिष्टीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयों या समूहों के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को हम लोग क्षैतिज विशिष्टीकरण कहते हैं। संगठन के कार्यों का विभाजन हम लोग विशिष्टीकरण के आधार पर छोटी छोटी उप इकाइयों में विभाजित करते हैं। तो इसी हम लोग क्या कहते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, संगठन संरचना की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसलिए हम लोग इसको काम को करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य है। तो अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य क्या है? सामाजिक, निजी और उत्पादन का प्रमुख लक्ष्य है, सामाजिक, उत्पादन और प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य है, या फिर निजी, अव्यक्तिगत का प्रमुख लक्ष्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश जो संगठन होते हैं उनमें से प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी हम लोगों को याद रखने हैं, उत्पादन भी, और उसकी प्रणालियां को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं कि लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम प्रारूप है। लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम प्रारूप है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय संगठन, कार्यात्मक संगठन, समिति संगठन, या फिर स्टाफ संगठन। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम प्रारूप है कौन सा है जो उच्चतम प्रारूप है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है समिति संगठन जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा समिति संगठन। लोकतांत्रिक का जो है वो उच्चतम प्रारूप है। तो इसको जो है समिति को विभिन्न उद्देश्यों और कार्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है। जैसे कुछ समितियां जो होती हैं वो स्थायी समिति होती हैं, अस्थायी समितियां होती हैं, परामर्श दात्री समितियां होती हैं, समन्वय समितियां होती हैं, अनुसंधान समितियां होती हैं, और औपचारिक और अनौपचारिक समितियां होती हैं। तो ठीक है, तो इसको याद रखिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध MBO दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक उद्देश्य में आवश्यक तत्व नहीं है। प्रत्येक उद्देश्य में क्या आवश्यक तत्व नहीं है? हम लोगों को लागत जो है, लागत तत्व आवश्यक तत्व नहीं है क्या? उसके बाद मानवीय संबंध तत्व हम लोगों का आवश्यक तत्व नहीं है, या फिर समय तत्व हम लोगों का आवश्यक तत्व नहीं है, या फिर मापनीय तत्व। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जो है दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक उद्देश्य में आवश्यक जो तत्व है वो इसका जो सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अल्फ्रेड सीलन द्वारा 1950 में खोजी गई तकनीक की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में पीटर एफ ड्रंकर का प्रमुख योगदान है। उन्होंने 1954 में अपनी पुस्तक जो थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा को स्पष्ट किया है। अगर उद्देश्यों द्वारा पूछा जाता है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? तो याद रखिए कि अवधारणा का उल्लेख इसका किसने किया है? पीटर एफ ड्रंकर साहब ने किया है। किसने किया है? तो पीटर एफ ड्रंकर साहब। तो याद रखिए कि पीटर एफ ड्रंकर ने। और कब किया है? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम जो है वो है दी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये पुस्तक कब प्रकाशित की? तो सन 1954 में 1954 में इन्होंने अपनी पुस्तक जो प्रकाशित की उसमें
उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा का उल्लेख किया है। किसने किया है? पीटर एफ ड्रंकर साहब ने किया है। तो इसका तात्पर्य याद रखिए कि उन्होंने लागत तत्व की बात यहाँ पर नहीं की है। तो याद रखिए बाकी के तत्वों की बात उन्होंने की है। मानवीय तत्व, समय तत्व और मापनीय तत्व, 3 प्रकार के तत्व बताए हैं और इन तीनों प्रकार के तत्वों को याद रखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि जो संगठन अनुकूल बनने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो संगठन अनुकूल बनने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है उसे हम लोग वास्तविक संगठन कहते हैं, शिक्षार्थी संगठन कहते हैं, विकासशील संगठन कहते हैं या फिर परिवर्तनीय संगठन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है उसे हम लोग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, शिक्षार्थी संगठन कहते हैं, क्योंकि वो हमारी शिक्षा को वो सीख लेता है, संगठन संरचना बनाने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे शिक्षार्थी संगठन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त है। रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार क्लास में भी कराया हुआ था कि रेखा एवं कर्मचारी संगठन किस व्यवसाय के लिए उपयुक्त है, और अभी मैंने लिखा हुआ था कि ये जो ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़े आकार के उपक्रमों के लिए ये संगठन जो है उपयुक्त होता है। तो हमें और ऑप्शन देखने भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है? कौन सा संगठन का कौन सा जो प्रबंध है वो करता है? उच्च प्रबंध करता है, मध्य प्रबंध करता है, निम्न प्रबंध करता है या फिर उपरोक्त सभी करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कराया हुआ है। और अगर पूछा जाए कि किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना कहाँ कहाँ हो सकती है, तो उच्चतम प्रबंध में भी हो सकती है, मध्यम प्रबंध में भी हो सकती है और निम्न प्रबंध में भी हो सकती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है, तब हम लोग कहेंगे उच्चतम प्रबंध करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि एक संगठन संरचना जिसमें स्वामित्व व प्रबंधन को अलग अलग किया जाता है कहलाता है। एक संगठन संरचना जिसमें स्वामित्व व प्रबंधन को अलग अलग किया जाता है क्या कहलाता है? एकल स्वामित्व कहलाता है, साझेदारी कहलाती है, कंपनी कहलाती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि किसी संगठन संरचना में प्रबंधन को अलग अलग किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कंपनी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रियात्मक संगठन आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि क्रियात्मक संगठन आधारित होता है केवल विशिष्टीकरण पर, केवल सामान्यीकरण पर, विशिष्टीकरण व सामान्यीकरण दोनों पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि क्रियात्मक संगठन आधारित होता है। तो क्रियात्मक संगठन जो आधारित होता है वो केवल विशिष्टीकरण पर आधारित होता है। और क्रियात्मक संगठन की बात किसने कही थी? तो F.W. टेलर साहब ने कही थी। तो याद रखिए कि उन्होंने 2 प्रकार के सिद्धांत बताए थे, विशिष्टीकरण का सिद्धांत और संगठनात्मक संतुलन का सिद्धांत। तो याद रखिएगा कि उन्होंने 2 प्रकार के सिद्धांत बताए थे। एक बताए थे विशिष्टीकरण का सिद्धांत और एक बताया था संगठनात्मक संतुलन का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का विवरणात्मक विचार जो वह किसी चीज के प्रति रखता है कहलाता है। किसी व्यक्ति का विवरणात्मक विचार जो वह किसी चीज के प्रति रखता है कहलाता है। मनोवृत्ति कहलाती है, धारणा कहलाती है, मनोभाव कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हम लोगों का धारणा कहलाती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अधिकांश संगठनों में निम्न में से कौन से प्रकार के प्राधिकार पाए जाते हैं? अधिकांश संगठनों में ऐसे इनमें से कौन से जो हैं वो प्राधिकार पाए जाते हैं? प्रभागीय प्राधिकार पाए जाते हैं, लाइन प्राधिकार पाए जाते हैं, स्टाफ प्राधिकार पाए जाते हैं या फिर प्रक्रियात्मक प्राधिकार पाए जाते हैं? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, सी
और डी। याद रखिए कि यहाँ पे एरर लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि टाइपिंग एरर है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग गलत कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही पूरे नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर सही विकल्प चुनने थे वो लिखे ही नहीं है, क्योंकि केवल बी सी डी होना चाहिए था, यहाँ पर बी भी है, सी भी है और डी भी है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी MBO प्रोग्राम विफलता का उत्तरदायी कारक नहीं है। MBO जो हम लोगों को पढ़ना है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को पढ़ना है हम लोगों को, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा जो कारक है वो नहीं है। परिस्थितियों में परिवर्तन को पूरा करने के लिए लक्ष्य को बदलते रहना, आसान लक्ष्य, प्रबंध सपोर्ट का अभाव या फिर अवास्तविक कठिन लक्ष्य निर्धारित करना। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि परिस्थितियों में परिवर्तन को पूरा करने के लिए लक्ष्य को बदलते रहना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि अनौपचारिक समूह संचार प्रणाली को कहा जाता है। अनौपचारिक समूह संचार प्रणाली को समूह गतिकी कहा जाता है, ग्रेप वाइन कहा जाता है, तो याद रखिए उसे क्या कहा जाता है, अनौपचारिक को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, तो अंगूरी लता संप्रेषण जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 21 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कानून व्यावसायिक संगठनों को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा जो कानून है वो व्यावसायिक संगठनों को प्रभावित करता है। निगमन और दिवालिया कानून, पर्यावरण संरक्षण कानून, पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून या फिर प्रतिस्पर्धा कानून। तो इनमें से कौन सा कानूनी जो व्यावसायिक संगठन है, व्यावसायिक संगठन को प्रभावित करता है, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, निगमन और दिवालिया कानून जो है वो इन व्यावसायिक संगठनों को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि ऐसी संगठन संरचना को कार्यनीति संरचना और प्रबंधन प्रक्रिया का अनूठा संयोजन दर्शाती है, वो कहलाती है। मुक्त स्वरूप संगठन कहलाता है, आभासी संगठन कहलाता है, नेटवर्क संगठन कहलाता है या फिर समस्तरीय संगठन कहलाता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि ऐसी संगठन संरचना जो कार्यनीति संरचना और प्रबंधन प्रक्रिया को अनूठा संयोजन दर्शाती है कहलाती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का प्राचीन रूप है। कौन सा संगठन का प्राचीन रूप है, समिति संगठन, परियोजना संगठन, प्रक्रियात्मक संगठन या फिर रेखकीय संगठन। तो मैंने अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि सबसे प्राचीन रूप अगर पूछा जाता है तो सबसे प्राचीन रूप जो है वो रेखा संगठन का होता है। सबसे प्राचीनतम रूप ये मैंने जब आप लोगों को डिटेल में क्लास करवाई हुई थी तब मैंने आप लोगों को ये बातें कराई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स संगठन संरचना निश्चित रूप से किस सिद्धांत का अतिक्रमण है। आदेश की एकता का, स्केलर चेन का, दिशा की एकता का या फिर श्रम विभाजन का। तो मैट्रिक्स संगठन संरचना निश्चित रूप से किस सिद्धांत का अतिक्रमण है, तो याद रखिए कि वो आदेश की एकता का जो है वो अतिक्रमण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि एक उच्च परिचालन उत्तोलक वाली फर्म की उत्पाद प्रक्रिया में स्थिर लागत कम होती है, उत्पाद प्रक्रिया में परिवर्तन लागत अधिक होती है या फिर उत्पाद प्रक्रिया में स्थिर लागत अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अपव्यू संगठन है। अपव्यू संगठन जो है वो एक एकात्मक एवं क्रियाशील संगठन है, परामर्श प्रकृति का संगठन है या फिर वह है जिसमें किसी परियोजना का भार परियोजना प्रबंधक को सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार का अपव्यू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 27 नंबर में लिखा हुआ है कि
27 नंबर में लिखा हुआ है कि औपचारिक संगठन वह है जहां पर सत्ता को औपचारिक बनाया जाता है, व्यक्तियों के बीच संबंधों को भली भांति परिभाषित किया जाता है, या फिर प्रत्येक स्तर पर अवस्थित उत्तरदायित्व और सत्ता का किया जाता है, या फिर उत्तरदायित्व को स्पष्टता परिभाषित किया जाता है, या फिर लिखा हुआ है सत्ता व दायित्व को समान किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि औपचारिक संगठन में प्रत्येक स्तर पर व्यवस्थित उत्तरदायित्व, सत्ता तथा उत्तरदायिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि संगठन के अधिक्रमण सिद्धांत का निहितार्थ है। संगठन के अधिक्रमण सिद्धांत का निहितार्थ है तो वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि एक अधीनस्थ का एक ही प्रबल अधिकारी का होना, रेखकीय अधिकार प्रत्यक्ष रूप से अपरिभाषित हो, या फिर प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या के अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना हो, या फिर समस्त अधिकार एक ही व्यक्ति के निहित होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रेखकीय अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 28 क्वेश्चन किए हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हुए हैं। तो इनको आप लोग जरूर करिए और अपनी डिटेल की क्लासों को भी करते रहिए और अपनी जो किताबें हैं उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोगों को सेल्फ स्टडी करेंगे तो और अच्छी तरीके से आपने और अच्छे नंबर आएंगे आप लोगों को, ये मेरा वादा है। क्योंकि सेल्फ स्टडी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे कोई यूट्यूब की बात करें, चाहे किसी की बात करें हम लोग, चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे किसी की, सेल्फ स्टडी आप लोगों को खुद करनी होगी। ठीक है, तो खुद ही अपनी सेल्फ स्टडी को करते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और अच्छा करते रहिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास की थैंक यू फॉर वॉचिंग।